आज के मुख्य समाचार। जमीन घोटाले को लेकर भाजपा नेता प्रोफेसर राम कुमार की पत्रकार वार्ता। 652 सड़कें बंद, 669 ट्रांसफार्मर ठप। सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री उपवास पर बैठे। शिमला के रिज मैदान पर कांग्रेस ने दिया धरना। रजनी पाटिल बोली, यह केवल नाम नहीं, मजदूरों के अधिकारों पर हमला। नेगरोटा बगवा के समलोटी में शहीदी दिवस पर बोले आरएस बाली। ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ दूसरी सड़क पर गिरा। रेणुका जी बांध विस्थापितों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सीपीआईएम कर्मचारियों ने गांधी प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना को कमजोर करने के कथित प्रयासों के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आज राजधानी शिमला में जोरदार विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस उपवास में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए और उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे केवल एक योजना का नाम बदलने का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता के सम्मान और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों से जुड़ा विषय बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित यह उपवास कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चला। रिज मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, अग्रणी संगठन, नगर निगम पार्षद, पार्टी पदाधिकारी और विभिन्न जिलों के पहुंचे प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सांसद रजनी पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने उपवास स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया तथा केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर कथित तौर पर जी राम जी करने और इसके मूल स्वरूप में बदलाव की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा पर हमला बताया है। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों से रोजगार का अधिकार छीनना चाहती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस योजना ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन देने का अवसर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार मनरेगा के नाम से गांधी का नाम हटाने या योजना की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता के सम्मान और गरीबों के अधिकारों का है। इस उपवास में मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम और सरकार के सभी मंत्री एक साथ उपवास पर बैठे। इसे कांग्रेस के एकजुटता का प्रतीक बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हिमाचल सरकार गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। उपवास स्थल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार से मनरेगा को लेकर स्पष्ट स्थिति रखने और किसी भी तरह के बदलाव को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है और भुगतान में देरी हो रही है, जिससे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के जरिए मिलने वाला रोजगार ग्रामीण परिवारों के लिए बेहद जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा का मूल उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन केंद्र सरकार इसे कमजोर कर इस उद्देश्य को खत्म करना चाहती है। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित यह उपवास कार्यक्रम न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि कांग्रेस ने इसे गांधी विचारधारा की रक्षा और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी का नाम देश के आत्मा से जुड़ा है और उनके नाम को किसी योजना से हटाना देश की मूल भावना के खिलाफ है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद वीरवार को मौसम साफ रहा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बर्फबारी के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने की चुनौती अब भी बनी हुई है। जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। कई इलाकों में यातायात व्यवस्था बाधित है और बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। प्रदेश में वीरवार शाम तक कुल 652 सड़कें बंद पड़ी रही, जबकि 659 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई गांवों और कस्बों में अंधेरा छाया हुआ है। बर्फ हटाने और सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में राहत कार्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इससे सड़क बहाली, बिजली आपूर्ति सुधारने और राहत कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 31 जनवरी की सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्रवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहती है। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में पेड़ों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है, जिससे ठंड के बीच लोगों को राहत मिल सकती है। बर्फबारी के बाद पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। वीरवार को सैलानियों को लेकर आ रही 100 से अधिक वॉल्वो बसें पतली कोहल से आगे नहीं जा सकी। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में सड़कें पूरी तरह बहाल न होने के कारण पर्यटकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मनाली से केलांग मार्ग को सीमा सड़क संगठन BRO ने 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया है, लेकिन सामान्य वाहनों की आवाजाही अभी भी सीमित है। सैलानी फिलहाल सोलंग नाला तक ही जा पा रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र ने विस्तारित अवधि पूर्वानुमान के तहत 6 से 12 फरवरी तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। इससे एक बार फिर ठंड बढ़ने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास किया। यह उपवास कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ साथ मनरेगा के कई लाभार्थी भी उपवास पर बैठे और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। गौरतलब है कि भारत में शहीद दिवस हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिन देश के लिए एक ऐसा आघात है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। कांग्रेस ने ऐसे अवसर पर गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास कर उनके विचारों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्र महासचिव रजनी पाटिल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि गरीब, किसानों, मजदूर वर्ग के लिए सम्मानजनक रोजगार की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मजदूरों की पहचान और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। रजनी पाटिल ने कहा कि गांधी जी के नाम से जुड़े इस योजना ने ग्रामीण भारत को मजबूती दी है और करोड़ों लोगों को रोजगार
का सहारा दिया है। ऐसे में इसे कमजोर करने या नाम बदलने की कोशिश देश के गरीब वर्ग के साथ अन्याय है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार मनरेगा के स्वरूप और नाम में बदलाव की कोशिशों से पीछे नहीं हटती तो पार्टी देश भर में आंदोलन तेज करेगी। हमारी सोनिया जी का और मनमोहन सिंह जी का एक सपना था जिसमें हर एक के गरीब को काम, जो भी मांगता है उसको काम मिलेगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था और उसमें उनको मिल रहा था। जैसे कि अभी कहा गया है उसमें से ये खत्म हो रहा है। नाम भी गांधी जी का मिटाने का इन्होंने काम कर दिया है। इसलिए आज का संयुक्त हमारा बहुत जो 2 घंटे का जो हमारा अनशन है या यहाँ पे सत्याग्रह है वो गांधी जी के आचार संहिता पे है कि जिन्होंने हमेशा सत्य के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम गांव की तरफ जाओ ये नारा दिया, चलो गांव की ओर, ये गांधी जी का नारा था। हम गांव से फिर उल्टे जा रहे हैं। और जब बीच में सीएम साहब आए थे उन्होंने सभी ये प्रस्ताव आगे भी बताए हैं। और जो आपने सेब का भी पूछा, सेब के लिए भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। सेब का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो हिमाचल के हमारे जो विधायक है हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये उठाया है, हम भी संसद में उठाए। ऊना क्षेत्र के हरियोली विधानसभा क्षेत्र में जमीन की खरीद को लेकर सामने आए कथित घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम कुमार ने हरियोली में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस पूरे मामले को जमीन घोटाला की संज्ञा देते हुए गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। प्रोफेसर राम कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और हरियोली विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को जमीन के रेट तय करने में 3 से 4 साल लग गए, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि एक ही परियोजना के तहत जमीन के अलग अलग बैचों के लिए अलग अलग दरें तय की गई, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करती है। उन्होंने बताया कि एक बैच की जमीन का रेट 5 लाख रुपए प्रति इकाई तय किया गया, जबकि दूसरे बैच की जमीन का रेट 4,11,000 रुपए तय किया गया। प्रोफेसर राम कुमार ने सवाल उठाया कि जब जमीन एक ही क्षेत्र और एक ही उद्देश्य से खरीदी जा रही थी तो दरों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। भाजपा नेता ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमीन की दरें उप मुख्यमंत्री द्वारा तय की गई और यह प्रक्रिया अब भी जारी बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है कि सरकारी जमीन की खरीद की जा रही है और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को इसकी जानकारी तक ही नहीं है। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार के भीतर ही तालमेल की कमी है या फिर जानबूझकर तथ्यों को छुपाया जा रहा है। मुख्य रूप से हरियोली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भूमि की खरीद को लेकर जो भूमि की खरीद है हरियोली विधानसभा क्षेत्र में, इसकी प्रक्रिया प्रोसेस 2013-14 से शुरू होता है और 3-4 साल उस समय की कांग्रेस सरकार को, जिसके द्वारा ये प्रक्रिया चलाई गई हिमुडा के थ्रू, 3-4 साल उस समय की सरकार को, यहां के नेताओं को रेट तय करने में लग गए। 2 भूमि के बड़े बड़े पैचेस, टुकड़े आइडेंटिफाई किए गए। दोनों भूमि के टुकड़ों की इवैल्यूएशन हुई। एक लगभग कोई 250 कनाल के आसपास था, दूसरा लगभग 600 कनाल के आसपास। जैसे मैंने पहले कहा कि 3-4 साल तो रेट फाइनल करने में लग गए और रेट फाइनल हुआ, एक पैच का रेट फाइनल हुआ लगभग 5 लाख रुपया पर कनाल और दूसरे पैच का रेट, दूसरे भूमि का जो टुकड़ा है उसका रेट फाइनल हुआ 4,11,000 के आसपास। एक जिसका नाम चला है कि एक वहां के किसान जर्नैल सिंह का भूमि का टुकड़ा, भूमि का जो उसके पास भूमि थी उसको लेने का फैसला हुआ, लेकिन जो दूसरा था, तो दूसरा पैच लगभग मैंने कहा 250 कनाल का था, जिसका 5 लाख रेट था, तय किया गया सरकार के द्वारा। वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उस समय उद्योग विभाग में
वो डायरेक्टर थे। तो एक उद्योग विभाग के डायरेक्टर की भूमि थी, उसका रेट किया 5 लाख रुपया पर कनाल। दूसरा व्यक्ति जिसकी चर्चा हुई उसका किया 4,11,000। उस समय मुकेश अग्निहोत्री जी यहां के उद्योग मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब रेट फाइनल हो गए, अभी आगे पैसा रिलीज होना था, इतने में सरकार बदल गई, डील हो गई थी, रेट तय हो गए थे। और आप सबको मालूम है, और आप सबको मालूम है कि जब नेगोशिएशन होती है रेट को लेकर, तब ही सारी बातें तय हो जाती हैं। अब मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ पोस्टें डाली हैं, कुछ वक्तव्य दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में पैसा दिया गया। भाई डील आपने की और तब से लेकर आज तक पैसा तो दिया जा रहा है, रेट आपने तय किया और आपकी निगरानी में सारा हुआ। उस समय के जो मंत्री थे इस विभाग से संबंधित, जिनके दिन हिमुडा था, श्री सुधीर शर्मा जी, आपके साथ तो बड़े अच्छे संबंध थे उनके। ये कैसे हो सकता है कि कोई हरोली में जमीन की खरीद फरोख्त करे, कोई सरकारी विभाग जमीन ले और वहां के लोकल एमएलए को, वो भी मंत्री को मालूम ना हो, और वो भी आपके विभाग का एक डायरेक्टर, उसकी भूमि की भी चर्चा हुई। जब रेट तय हो रहे थे तब आपको रोकना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, या अभी भी इस सरकार में भी उसकी पेमेंट हो रही है, तब भी नहीं आपने रोका। मैंने कहा कि सुधीर शर्मा जी के साथ आपके अच्छे संबंध थे, आप उनको बोल देते, लेकिन लोगों में तो यही चर्चा है कि तो सारा आपने ही सारा करवाया, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि हिरोली में पत्ता भी उनकी इजाजत के बिना हिलता नहीं है, तो इतना बड़ा ये सारा कैसे हो गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 2 घंटे का शांतिपूर्ण उपवास एवं धरना प्रदर्शन आयोजित किया। यह उपवास कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलाया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ साथ मनरेगा के कई लाभार्थी भी उपवास पर बैठे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत पहले पंचायत प्रधानों द्वारा कच्ची सड़कों का निर्माण गांव में युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के साधन सृजित किए जाते थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसे कठिन समय में भी मनरेगा ने देश के करोड़ों लोगों को उनके घर द्वार पर रोजगार देने का कार्य किया और गरीब परिवारों के लिए यह योजना संजीवनी साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम तो बनाए रखा है, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मनरेगा गरीब, युवा, बुजुर्ग और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा थी। आज केंद्र सरकार की नीतियों के कारण गांव में रहने वाले लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां सीधे तौर पर ग्रामीण जनता के पेट पर लात मारने जैसा कार्य कर रही है। मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए वो मनरेगा थी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह ख़त्म कर दी गई। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें इन्होंने 90 टन का वो लगा, 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा। राजधानी शिमला में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। छोटा शिमला क्षेत्र में एक ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते ट्रक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के पास रेलिंग तोड़ते हुए नीचे दूसरी सड़क पर पोस्ट ऑफिस के समीप जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। रेणुका जी बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर अपनी प्रमुख मांगे रखी। समिति ने आरोप लगाया कि पिछले 17 वर्षों से विस्थापित परिवार लगातार प्रशासन और सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका स्थायी समाधान नहीं किया गया। समिति का कहना है कि राष्ट्रहित के नाम पर उनकी जमीनें अधिग्रहित की गई है, लेकिन पुनः स्थापना और पुनर्वास के नाम पर प्रभावित परिवारों को अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में संघर्ष समिति ने सरकार से निम्नलिखित मांगे प्रमुख रूप से उठाई। LAO अवार्ड के आधार पर गृहहीन परिवारों की सूची जल्द जारी की जाए। साथ ही जो सूची लंबे समय से BOD में विचाराधीन है, उसे भी शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। गृहहीन परिवारों को मिलने वाली 27 लाख रुपए की हाउस लेस ग्रांट को वर्तमान PWD शेड्यूल रेट के अनुसार संशोधित किया जाए। समिति ने कहा कि वर्तमान में 250 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए दी जा रही राशि 1.5 लाख रुपए बेहद कम है। इसे वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार बढ़ाया जाए। भूमिहीन परिवारों की सूची प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और पात्र परिवारों को शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जाए। समिति ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर खरीदी गई भूमि कृषि योग्य नहीं है, इसीलिए अन्य स्थानों पर उपयुक्त भूमि देने की मांग की गई है।
संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि विस्थापित परिवारों की न्याय संगत मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि वर्षों से संघर्ष कर रहे परिवारों को राहत मिल सके। यहाँ पर रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति का एक जो जनप्रतिनिधि मंडल आदरणीय श्री विनय कुमार जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और हमने उनको हमारा जो मांग पत्र है वो उनको सौंपा। जो काफ़ी लंबे समय से हमारी मांगे चली आ रही है, पिछले 17 वर्षों से हम इसमें संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और हर बार हम मांग पत्र अपना सौंपते प्रबंधन के पास भी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्य नहीं किया जाता। आज हम मांग पत्र जो है सीएम साहब को सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मांग पत्र में हमारी मांगे हैं उन मांगों को हम बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद भी है। सबसे पहले जो हमारी हाउसलेस की एक लिस्ट थी, 152 परिवारों की लिस्ट थी, वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई थी। ये मांग हमने रखी थी और सीएम साहब ने कहा है कि बहुत जल्द हम इस मांग को पूरा करेंगे। साथ ही हमारा जो दूसरी मांग 150 स्क्वायर फीट का जो मकान बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन के लिए कहा था, उसका जो रेट उन्होंने 1.5 लाख रुपए कहा था, लेकिन ये आज के रेट के हिसाब से बहुत कम है। ये हमारी मांग है कि जो हमारे PW का शेड्यूल रेट के हिसाब से ये पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो काश्तकारी लोग हैं जो सरकारी भूमियाँ दूसरे की ज़मीन पर काश्त कर रहे थे और वहाँ पर अपना घर मकान बनाया था, तो उनको भी हाउसलेस की लिस्ट में लिया जाए और उनको भी वो ग्रांट का प्रावधान किया जाए। एक हमारी जो इन्होंने भूमि इन्होंने ली है बांध प्रबंधन ने, और जो भूमिहीन परिवारों को दी जानी है 5 बीघा भूमि, उसको जो उन्होंने लिया है वो ऐसी भूमि है जहाँ पर किसी भी प्रकार का बसेरा नहीं किया जाता, क्योंकि वो नदी के बिल्कुल पास में है और जब भी बरसात आती है तो वहाँ पे वो नदी का पानी जो है भरा जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए ऐसी भूमि का प्रावधान किया जाए जहाँ पे कम से कम कृषि का समाधान हो पाए, कृषि की जाए, हम अपनी खेती बाड़ी की जाए वहाँ पे। BOD की हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों को BOD की जो बैठक है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि जो हमारी मांग पत्र में मांगे हैं उनको BOD में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई मांगे उन्होंने शामिल नहीं की और ना पूरी की है। तो हमारी यही गुजारिश है सीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो हमारी मांग पत्र में मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे आपकी पूरी है वो हमें बहुत जल्द पूरी करेंगे। सर वैसे तो 300 परिवार ऐसे हैं जो हाउसलेस है, लेकिन उन्होंने 95 फैमिलीज़ की जो है हाउसलेस की लिस्ट निकाली है। उसके बाद 150 परिवार ऐसे हैं जो अभी BOD की उसमें मीटिंग में पेंडिंग है। तो अगर BOD इसको बहुत जल्द चाहती तो बहुत जल्द कर सकती है, क्योंकि ये इसमें पेंडिंग पड़ी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर नगरोटा पगपा के समलोटी क्षेत्र में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता RS बाली ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मनरेगा योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। RS बाली ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह मजदूरों की पहचान और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम से जुड़े इस योजना ने ग्रामीण भारत को मजबूती दी है और करोड़ों लोगों को रोजगार का सहारा दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब, किसानों, मजदूर वर्ग के लिए सम्मानजनक रोजगार की गारंटी है। ऐसे में इसे कमजोर करने या नाम बदलने की कोशिश देश के गरीब वर्ग के साथ अन्याय है। RS बाली ने कहा कि गांधी जी के विचार और उनके नाम से जुड़ी योजनाएं देश की आत्मा है और कांग्रेस पार्टी इसके संरक्षण के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ते महात्मा गांधी जी कितने साल जेल में जहां पड़ी, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इतिहास को याद रखना जरूरी है। 45 साल की उम्र में एक आदमी वापस आता है बिरला हाउस में, जहां वो रहा करते थे वहां उनको गोलियों से उड़ा दिया जाता है। लगभग 6.5 साल महात्मा गांधी जी जेल में रहे।
महात्मा गांधी जी जेल में रहे, उनको ट्रेन में सफर नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारी जो शक्ल है, हम गोरे नहीं, अंग्रेजों की तरह गोरे नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश है, इसको ब्रिटिश कहते हैं और अंग्रेज हमें ब्लैक कहते थे, हमें काला कहते थे। और हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए, जो कि हम लोग काले बिल्कुल डार्क नहीं है, हम बिल्कुल गोरे भी नहीं है, हम ब्रिटिश हैं, और ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन वाले को ट्रेन में बस में सफर करना अलाउड नहीं था, हमें पैदल जाना पड़ता था। हमारे पूर्वजों को यहां से चंडीगढ़ भी पैदल जाना पड़ता था, उनको ट्रेन से उतार दिया गया। उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, अगर मुझे इस भारत के अंदर अब ट्रेन में भी नहीं चलने देते और लंदन में मैं फ्लाइट में भी जाता हूं तो मुझे रोकते नहीं है, इसका मतलब मेरा देश जो है वो गंभीर परिस्थितियों से गुजरा। अलग अलग जगह आंदोलन किए, अंग्रेजों ने कोड़े चलाए, बार बार पीटा, बार बार मारा, लोग जुड़ते गए, देश जुड़ता गया, बंगाल जुड़ा, आंध्र प्रदेश जुड़ा, तमिलनाडु जुड़ा, दिल्ली जुड़ा, मध्य प्रदेश जुड़ा, राजस्थान जुड़ा, हिमाचल जुड़ा, उत्तर प्रदेश जुड़ा, बिहार जुड़ा, हर भाषा के लोग जुड़े एक विचारधारा के साथ, वो विचारधारा की कांग्रेस है। आज मनरेगा को नाम बदल के इन्होंने सिर्फ इतना सा काम किया है कि बापूजी का नाम हटाना है, उसके बाद दूसरा काम किया है कि मनरेगा का अस्तित्व हटाना है। आज जो काम यूपीए की सरकार में मनरेगा में होते थे, 15-15 लाख रुपए, तो उन्होंने क्या देना, इन्होंने लोगों का रोजगार छीन लिया, घर के काम छीन लिए। ठीक कहा मेरी बहनों ने, हमारे ब्लॉक के प्रधान चौधरी मान सिंह जी ने और रियार जी ने, जितने भी कार्यकर्ता है, और ठीक कहा मेरी माओ ने, आज हमारी माओ ने स्पीच दी और गरज के स्पीच दी। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज सीपीआईएम के अध्यक्ष एवं कर्मचारियों ने रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदी दिवस मनाया। उपस्थित लोगों ने गांधी जी के आदर्शों को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। इससे पहले शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री सहित सरकार के कई मंत्रियों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की ओर से मनरेगा योजना में किए गए बदलावों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब और मजदूर वर्ग की जीवन रेखा है और इसमें बदलाव कर योजना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। रिज मैदान पर आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों और देश के गरीब वर्ग के अधिकारों की रक्षा का संदेश भी दिया गया। आप देखें, जैसा आप सबको मालूम है कि आज देश भर में शहीद दिवस मनाया जा रहा है, और ये आप सबको मालूम है ये जो शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या जो है वो की गई थी। और वो हत्या आपको मालूम है नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और उनका संबंध जो है वो आरएसएस जैसे एक संगठन से था, जो ना आज़ादी के आंदोलन में उसका कोई योगदान था। और आज इस शहीद दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज जिस रूप में देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है, आपसी भाईचारा जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने का जो काम किया जा रहा है, और उसके पीछे जो मुख्य विचारधारा है वो वही आरएसएस की विचारधारा है जिसने उस समय में महात्मा गांधी की जो है वो हत्या की थी। तो आज इसका महत्व इसलिए भी है। दूसरा, आप देख रहे हैं आज पूरे देश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि तो अर्पित की जा रही। हमारी पार्टी के द्वारा, सीपीआईएम के द्वारा आज 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक एक अभियान चलाया जा रहा है। ये जो मनरेगा का कानून जो वर्तमान की भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो है, उसने इसको जो है अभी पिछले
जो सत्र हुआ है दिसंबर के अंदर उसको ख़त्म किया। और ये आप सबको मालूम है कि जो ये नरेगा का कानून आया था, ये एक मजदूरों के, किसानों के एक लंबे संघर्ष के बाद, और जो हमारे आज़ादी का संघर्ष था, क्योंकि जब हमारे संविधान की संरचना की जा रही थी उस समय में भी ये प्रश्न उठा था कि जो रोज़गार का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस समय पूर्ण रूप से तो वो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, परंतु अगर आप अनुच्छेद 41 देखेंगे हमारे संविधान का, उसमें जो है ये जिम्मेवारी सरकार को दी गई है कि वो अपने संसाधनों को जुटाते हुए जो है वो रोज़गार के अवसर जो है पैदा करे ताकि लोगों को जो है रोजी रोटी का सामना, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत उसको रखा है। परंतु एक लंबे संघर्ष के बाद 2005 के अंदर जब यूपीए 1 की सरकार बनी और कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उस समय जो देश के अंदर वामपंथी पार्टियां थी जिसमें सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसमें जो है एक बड़ी संख्या से जो है उसके सांसद जीत कर आए थे। तो उन्होंने सत्ता में ना जाकर जो यूपीए सरकार का जो है उस समय जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें कहा गया कि ये जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसमें ये जो नरेगा का कानून था जो रोज़गार को जो है कानूनी रूप से अधिकार के रूप में था, तो वो ऐतिहासिक काम जो है उस समय में हुआ था। और उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी लंबी चर्चा के बाद जो है 100 दिन का कानून जो है वो कानूनी रूप जो है वो 100 दिन नरेगा में जो है वो मैंडेटरी किया। परंतु जब से भाजपा आई है और भाजपा इसका उस समय से लेकर विरोध करती आई है, क्योंकि वो दो तरह का इसके अंदर जो है उसका जो चरित्र है वो उजागर हुआ। पहले ये है कि वो पूंजीपति, भूस्वामी और कॉरपोरेट्स के हित की नीतियां हैं, क्योंकि इसमें अगर मजदूर को बेहतर मजदूरी मिल रही है, अगर उसको रोज़गार का एक विकल्प मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो कॉरपोरेट को सस्ता मजदूर है जो उसका शोषण करने का जो वो एक संभावना है उसमें जो है कमी रहती है। तो वो जो है उसका शुरू से विरोध कर रही थी। परंतु 2014 के बाद से जब से मोदी जी की सरकार आई है तो उन्होंने इसको जो है मनरेगा के कानून को जो है वो डाइल्यूट करने का काम उसको जो है धीरे धीरे जो है उसको ख़त्म किया। जिस रूप से आपने देखा जो बजट था, बजट में कटौती की गई, पिछले साल भी बड़ी कटौती की गई और 100 दिन का जो एक कानूनी अधिकार था, यदि आप उसको पूर्ण रूप से देखेंगे वो जो है बजट की कमी के चलते सरकारों के द्वारा जो है वो 50 दिन का औसतन आया है। अब जो नया कानून लाए हैं उसके पीछे दो मंच हैं। एक हमने कहा ये जो आरएसएस के दिशा निर्देश में जो वर्तमान की सरकार चल रही है वो महात्मा गांधी से नफरत करती है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई उनकी, एक वो इसके पीछे मंच है जो उसका सांप्रदायिकता के एजेंडे को कर। दूसरा जो है जो ये अभी वीबी ग्राम जी जो कानून जिसको कह रहे वो कानून नहीं है, वो जो एक मिशन के रूप में चल रहे, जिस रूप में आपका आजीविका मिशन है, जल जीवन मिशन है, आपका जो है स्वच्छता मिशन है, क्योंकि वो जो एक विकसित भारत का नारा पहले मोदी जी जो है 2022 तक भारत को विकसित करने की बात कर रहे थे, अब 2047 का एजेंडा, तो उसमें जो है इसको मूल रूप से जो इसके कानूनी प्रावधान थे उनको जो है समाप्त कर दिया गया। और ये जो बात की जा रही है कि 125 दिन जो है इसमें होंगे, जो प्रचार कर रही है भाजपा, वो बिल्कुल ही एक जो झूठ भाजपा का और सरकार का रहता है वो है। अभी तक अगर आप देखें जब से भाजपा की सरकार रही है, कटौती बजट में नरेगा की गई, कानूनी अधिकार था कि 100 दिन का होगा, परंतु वो बजट जो है मुश्किल से जो है औसतन 50 दिन जो है वो दिए गए। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर एक बड़ी संख्या जो है नरेगा के अंदर है, आप सबको मालूम है 15 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड है हिमाचल प्रदेश में। क्यों? हमारी ज़रूरत है जो गांव के अंदर रहते हैं। और इसके मनरेगा कानून के तहत सबसे ज़्यादा अगर किसी को जो है उसका हक मिला है वो महिलाओं को है, खासतौर पे जो ग्रामीण महिला, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था कि महिलाओं की संख्या जो है इसमें निर्धारित की गई। और ये जो अभी वीबी ग्राम जी जो मोदी की सरकार के थे, एक तो ये पूरी तरह से डाइल्यूट करती है जो उसका कानून, दूसरा जो है इसमें क्योंकि अभी जो नरेगा का कानून था, मनरेगा का कानून था, वो मांग के आधार पर कानून था। नीचे से जो है जो मांग उठती थी, पंचायत के अंदर शेल्फ बनती थी, पंचायत से जो है उस मांग के आधार पे जाता था और इसका जो बजट का जो बोझ था वो सारा केंद्र से। परंतु यदि अगर अभी आप देखेंगे तो ये सारा जो है केंद्रित है, मांग के आधार पर इसको समाप्त कर दिया गया।